क्या हो अगर आपको एक ऐसे रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए जहाँ ट्री तो छोड़ो, ट्री का टी भी नहीं नजर आता। ट्री की कसम ये बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है, पर तुम लोग टेंशन मत लो। तुम लोग बस कान में हेडफोन घुसाकर वीडियो को 1080p में करके वीडियो के मजे लो। क्या कह रहे हो, डाटा खत्म हो जाएगा तो रात कैसे कटेगी? तो उससे मेरा क्या फायदा? तो डे 1 को मैं स्पॉन हो चुका था इस बंजर जमीन में। मेरे सामने एक बहुत ही बड़ा गड्ढा था, लेकिन मेरे पास शक्तिमान वाली शक्तियां नहीं थी, तो मैं वहां से चला आता हूँ। और भाई इस पूरे रेगिस्तान में चलने फिरने वाली कोई चीज थी तो मैं और मेरी परछाई। इसके अलावा दूर दूर तक एक मच्छर तक नजर नहीं आ रहा था। और मेरे पास करने के लिए है तो क्या, ये लकड़ी बीनना कुत्तों को भगाने के लिए। पर क्या मतलब जब यहाँ पर कुत्ते ही नहीं है। तो अभी के लिए मेरा सबसे पहला गोल है विलेज फाइंड करना, और यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए बस मात्र यही एक रास्ता है। तो काफी देर से इस रेत का पाउडर लगाते हुए और बहुत ही कड़ी तपस्या के बाद फाइनली मुझे विलेज मिल ही जाता है। तो सबसे पहले विलेज में पहुंचते ही मुझे एक गांव वाली मिलती है। तो उससे कुछ देर बात करने के बाद वो अपने बगल वाले पड़ोसी शर्मा जी की वाइफ शर्माइन जी से मिलाती है। तो उन दोनों से कुछ देर गुफ्तगू करने के बाद उनको टाटा बाय बाय बोलता हूँ। तो विलेज में कदम रखते ही अपने प्यारे केमल भाव मिलते हैं। एक तरह से तुम लोग इसे सवारी भी बोल सकते हो, क्योंकि इस पूरे रेगिस्तान की सैर कराने वाला है। और इस वाले घर पे आके मुझे एक बेड मिल जाता है, तो अपनी जन्म तिथि यहीं पर ही सेट कर देता हूँ। और लकीली यहीं मुझे क्राफ्टिंग टेबल मिल जाता है, तो ले लेता हूँ। फिर मैं इस वाले घर पे आता हूँ और मुझे शर्माइन जी का लड़का दिखता है। कुछ ज्यादा ही लंबी पहचान हो गई। कुत्ता है तो कुत्ता। अबे साले। और ये पता नहीं कौन से ब्रांड का गांजा फूक के मस्त था। खैर मैं शर्माइन जी के घर पे आता हूँ, और ये घर तो कम गोल गोल रानी कित्ता कित्ता पानी वाला खिलवाड़ ज्यादा लग रहा था। पर भैया शर्माइन जी तो काफी होशियार निकली। 10वें महले पे चेस्ट समर्पित कर रखा था। और इसमें कुछ हरे वाले मोती मिलते हैं और एक मिट्टी का गोला, और साथ ही इसमें एक करेला का भाई मरेला भी मिलता है। अरे केकटस। आफ्टर दैट मैंने कुछ हेबिल्स इकट्ठी करी और उससे मुझे महीने भर का खाना मिल जाता है। तो आराम से पेट भर के ठूसता हूँ और पेट के सारे चूहे मार देता हूँ, और बाकी की बची हुई हेबिल्स कलेक्ट करता हूँ। और भाई इस वाले घर पे आते ही मुझे काफी सारी किताबें मिलती हैं, और नीचे 3 कारपेट भी पड़ी हुई थी, तो इन्हें भी बटोरता हूँ। और साथ ही इसमें एक लेक्टन भी थी जो आगे चल के बहुत काम में आने वाली थी। वैसे मुझे इस घर से अच्छी खासी लूट मिल जाती है, पर सामने ही पता मुझे क्या मिलता है, इस वर्ल्ड की सबसे कीमती चीज डर्ट। लेकिन मैं उसे नहीं लेता हूँ क्योंकि उसमें वीट सीड लगी थी। तो मैंने सोचा विलेज से निकलते टाइम ले लेंगे। बाबा इससे परेशान काहे को होता है। फिलहाल अभी रात हो चुकी थी, तो मैं स्पोडरमोन का सस्ता स्टंट मारते हुए सोने जाता हूँ। पर बाहर एक भाई को ना जाने क्या समस्या थी, तो मैंने सोचा उसकी मदद करके कुछ पुण्य कमा लिया जाए। पर तब तक गोलम ने उसकी समस्या का समाधान निकाल दिया था। पर अगले दिन भी मेरे अंदर चुल मची थी, तो मैंने उसकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए उसका मृत शरीर अपने पास रख लेता हूँ। और तो गोलम से मिले हुए आयरन से एक पिकेक्स बनाता हूँ। फिर मुझे पता चलता है कि इस विलेज के नीचे एक खुफिया विलेज है, और नीचे आते ही मुझे एक ऐसी चीज मिलती है ना जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं करी थी। मुझे यहाँ एक शेख साहब मिलते हैं, और साथ ही शकीरा मैम भी मिलती हैं। और सीरियसली इस वर्ल्ड में ये बहुत ही रेयर है। तो मैं अपने शेखू साहब और शकीरा मैम के लिए भोजन बनाता हूँ, और न जाने इन दोनों के बीच में इतनी दूरियां क्यों थी। तो इन दोनों को पास में बुला के मैंने तो अब शेखू और शकीरा के बीच में एक नया फैमिली मेंबर आ चुका था। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था इस पिद्दी के पेट में ना जाने कितनी जगह है। मेरी पूरी वीट खा गया, पर भैया तो 50 ग्राम से 100 ग्राम नहीं हुए, और मेरी पूरी वीट खत्म हो गई। फिर मैंने थोड़ी सी और वीट बनाई, और मैं इसे खिलाने जा ही रहा था कि तभी देखता हूँ शेखू के बेटा मेकू अपने आप बड़े हो जाते हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि इस बाल पुत्र का पाचन तंत्र कुछ ठीक नहीं था। खाने का असर काफी देर में हुआ, पर बेटा मेकू कुछ ही सेकंडों में अपने बाप शेखू के बराबर हो गए। फिर मैंने उन तीनों को छोड़ के अपने काम में लग गया। मैंने थोड़े से कबल स्टोन माइन करे। फिर वापस आकर मैंने सोचा इन तीनों को थोड़ा सा और खाना खिला देता हूँ, लेकिन ये खाना खा ही नहीं रहे थे। और यहाँ पर एक मुझसे बहुत बड़ी गलती हो जाती है। जाने अनजाने में मुझसे मेकू की अम्मी जान शकीरा मेरे हाथों शहीद हो जाती हैं। पर मैंने हार नहीं मानी। मैंने डिसाइड किया कि इस परिवार को और बड़ा करूंगा। फिर मैंने अपना काम चालू किया, लेकिन फिर मुझे ध्यान आता है कि ये दोनों तो बाप बेटे हैं। तो अफसोस अब मैं चाह करके भी शेखू और मेकू का परिवार नहीं बढ़ा सकता था। मैंने एक परिवार की खुशियाँ छीनी है। तुम लोग मेरे लिए दुआ करो कि ऊपर वाला मुझे माफ कर दे। फिलहाल मैंने अपने लिए स्टोन के कुछ बेसिक से टूल्स बनाए। फिर मैं केव में आया कुछ खजाने की तलाश में, और
मुझे इस केव से गली के कुत्तों की तरह भगाया गया। हाफ हर्ट में मैंने चलते फिरते कंकाल को मारा, पर उस कंकाल ने भी ना मेरे घुटने छोड़े न पीठ, और खोपड़िया भी फोड़ डाली, पूरे शरीर का स्क्रू ढीला कर दिया। बाय द वे मैं जाकर सो जाता हूँ। फिर अगले दिन मैंने सोचा क्यों ना माइनिंग कर ली जाए, और मैं तो यही सोचकर माइनिंग पर जा रहा था कि आराम से 1-1.5 स्टेक डायमंड माइन करके लाऊंगा। तो इसमें काफी ज्यादा टाइम लगने वाला था, तो मैंने बाहर ही शुगर कैन लगा दिए कि जब मैं माइनिंग करके आऊँ तो मेरे शुगर कैन भी नौजवान हो जाएं। तो फिर मैं निकल पड़ा माइनिंग के लिए, और भैया यहाँ तो मैं माइनिंग करने तो पूरे जोश और होश के साथ आया था, लेकिन ये देखकर मेरी बुद्धि सटक गई। तो मैंने कहा भाड़ में जाए माइनिंग वाइनिंग, मैं नहीं कर रहा। फिर मैंने अपने शुगर कैन लिए और इस गांव मोहल्ले को छोड़कर कुछ एक्सप्लोर करने चल पड़ा, और गली में मैंने अपने घुटने भी तोड़े 2-2 बार। और यहाँ पर मुझे थोड़े से और शुगर कैन मिल जाते हैं, और इसके कुछ ही दूरी पर डेजर्ट टेम्पल मिल जाता है। लेकिन यार मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसके अंदर कैसे जाऊं। तो काफी देर सोचने के बाद मैंने करोड़ IQ लगाकर बाहर से थोड़े सैंड कलेक्ट करे, फिर अंदर आके कुछ इस तरह से सस्ती लिफ्ट बनाकर नीचे आ जाता हूँ। और अगर तुम लोगों को इससे कुछ सीखने को मिला हो तो फिर नीचे आकर मैंने चारों चेस्ट की छानबीन करी, और भैया काफी सारी हड्डियां, क्रीपर का पाउडर, गोल्ड, डायमंड, और भाई इस वाले चेस्ट में तो मुझे 3 डायमंड मिल जाते हैं। तो यहाँ से मुझे टोटल 4 डायमंड मिल जाते हैं। ओए मेरे तो बल्ले बल्ले हो गए। तो अभी मेरे पास 3 सैडल हो चुके थे। तो अल हबीबी अब हम ऊँट की सवारी करने वाली होती तो वल्ला मैं जल्दी जल्दी से उसी विलेज को रवाना होती, और विलेज में पहुँचते ही उस ऊँट को सबसे पहले पितारे से बाहर निकालती। तो वल्ला अब हम केमल की सिंहासन पे बैठ चुकी थी, और हबीबी अब हम इस पूरे रेगिस्तान में घूमने जाती। तो भाई अब इस विलेज में कुछ लूटने लायक का बचा नहीं था, तो मैं निकल पड़ता हूँ दूसरे विलेज की खोज में। और रास्ते में मुझे कुछ कैक्टस मिलते हैं, तो ऊँट से प्यार मोहब्बत बढ़ाने के लिए उसे कुछ खाने को देता हूँ। बस भाई ये सही सलामत पहुँचा दे, अगर ये कहीं गली में टपक गया तो मेरा क्या होगा। तो कुछ देर इधर उधर तलाश करने के बाद मुझे एक और विलेज मिल ही जाता है, और ये विलेज पिछले वाले विलेज से बड़ा लग रहा था। तो विलेज में गुंडाई वाली एंट्री करी शुगर कैन को तोड़ते हुए, और भाई सबसे पहले मैंने अपने केमल भाव को सुरक्षित किया, क्योंकि यहाँ पर एक और केमल था। अब पता नहीं वो केमल था कि केमली, इसलिए इसे मैंने कैद कर दिया। मैं नहीं चाहता था कि मेरा केमल भाव गलत संगत में पड़े। तो यहाँ पर मुझे एक गोलम भाई मिलते हैं, तो मैंने उसे ऊपर वाले का प्यारा बना दिया, और जाते जाते उसने धन्यवाद के बदले फूल दे गया, और मुझे लगता था कि वो कुछ ज्यादा ही खुश हो गया था। तो अब मैंने सोचा क्यों न अपनी क्रियाक्रम जारी की जाए, और इस वाले घर पे आते ही मुझे एक चेस्ट दिखता है। मेरी इन्वेंट्री में जगह नहीं थी, तो मैंने एक चेस्ट लगाकर अपना कुछ सामान इसी में रख देता हूँ। तो अब मैं सोच रहा था कि क्यों ना इसे अपना घर बना लेता हूँ। मैं दूसरों के घर को अपना घर मानता हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ ना। नहीं। और यहाँ पर कुछ हेबिल्स थी, तो इन्हें कलेक्ट करता हूँ, और इस वाले घर पे आके देखता हूँ तो नीचे से एक सीढ़ी गायब थी, और ऊपर से भी एक गायब थी। लगता है ये बहुत कंजूस था। और इस छत पर तो आराम से मैं सचिन तेंदुलकर के साथ मैच खेल सकता था। मिस्त्री ने पता नहीं क्या पीकर इस घर को बनाया था। ऐसे घर को देखकर मैंने अपना सर ही फोड़ लिया। अच्छा। और यहाँ पर कुछ वीट लगी थी, तो इन्हें तोड़कर सीड लगा देता हूँ। फिर उसके बाद मैंने कई सारे घरों में ताक झाक करी, और इस वाले घर पे आके देखता हूँ तो इनके पति जी आराम से खर्राटे मार के सो रहे थे, और अपनी बीवी को खड़ा कर रखा था। तो मुझे तरस आ जाता है, तो मैंने इन्हें बेड दे दिया, और ये भी चैन की नींद सो जाती हैं। मैंने एक मजबूर महिला की मदद करी है, तो तुम लोग इसी बात पे लाइक कर सकते हो। तो सुबह होते ही मुझे एक भाई साहब मिलते हैं, जो वीट के बदले एमरल्ड दे रहे थे, और मेरे पास ठीक ठाक वीट थी, तो मैंने भाई साहब की सुबह सुबह बोहनी कराई। फिर यहाँ मुझे कुछ शुगर कैन मिलते हैं, और ये तालाब काफी बड़ा था, तो मैंने अपने शुगर कैन यहीं लगा दिए, और तालाब के किनारे शुगर कैन देखने में मस्त लग रहे थे। फिर मैंने थोड़े आसपास के और शुगर कैन कलेक्ट करे, और वापस आकर यहीं पर ही लगा देता हूँ। अभी के लिए इतने शुगर कैन काफी थे। फिर मैंने थोड़ी बहुत और हेबिल्स इकट्ठी करी, और उसके बाद भाई साहब सकीरा मैम और शेखू साहब मुझे फिर से मिल जाते हैं। तो ये दोनों भूखे थे, तो मैंने इन्हें वीट खाने को दिया। तुम्हें शर्म है कुछ शर्म आया है। यहाँ पर एक गोलम था, तो मैंने गोलम भैया को नष्ट कर दिया, और अभी हो चुकी थी शाम, तो एक प्यारे से सनसेट को एंजॉय करते हुए घर को जाता हूँ। और भैया मेरे बिस्तर पे तो इस घर का मालिक आ जाता है, पर उसे पता नहीं था कि ये घर अब मेरा है। तो मैंने इसे बिस्तर पर से धक्के मार के नीचे कर देता हूँ, और मैं सो जाता हूँ। फिर अगली सुबह मैंने इस पूरे विलेज की डर्ट इकट्ठी करी, और उसमें से मुझे कुछ सीड भी मिल जाती है, और अब खेती बाड़ी करने के लिए मेरे पास ठीक ठाक मिट्टी भी हो चुकी थी। भाई साहब यहाँ पर आके ना जाने क्या क्या करना पड़ रहा है, और 2-3 गोलम की धुलाई
खुदाई करी। वैसे बेशक हम फुल आयरन के आर्मर के काफी क्लोज होते जा रहे थे। फिर मैं एक टावर बना के ऊपर आता हूँ और इस पूरे विलेज को ध्यान से देखता हूँ कि मुझे खेती कहाँ करनी चाहिए। तो मुझे ये वाली जगह कुछ खाली खाली सी लग रही थी, तो मैंने सोचा अपना खेत यहीं पर बना लेते हैं। तो फिर चालू करते हैं काम। तो भैया अपना छोटा सा फार्म तो बनके कंप्लीट हो चुका था, पर इसको ग्रो होने में ना जाने कितने जन्म लगने वाले हैं। तो वापस आके अपने भेड़ बकरियों को कुछ खाने को दिया। तो मैंने अब डिसाइड किया कि अब मुझे माइनिंग पर जाना चाहिए, पर उसके लिए कुछ इंचेंटेड बुक्स की जरूरत पड़ने वाली थी। फिर मुझे याद आता है मुझे दान में एक लेक्टन मिला था। हालांकि वो दान में तो नहीं, वो दूसरे के घर से चोरी करके लाया था। वैसे मुझे चाहिए थी एफिशिएंसी की बुक, तो मैं लग गया विलेजरों से भीख मांगने। तो इस दर्दनाक धूप में बहुत सारे पसीने बहाने के बाद फाइनली मुझे एफिशिएंसी की बुक मिल ही जाती है, पर लेने के लिए मेरे पास एमरल्ड नहीं है। अभी एमरल्ड इकट्ठे करने के लिए मेरे पास सबसे आसान तरीका था कि क्ले बॉल से ट्रेड करूं। तो क्ले बॉल इकट्ठी करने से पहले मैंने एक स्टोन कटर बनाया और कुछ बेरोजगारों को संपत्ति के नाम पे जॉब दे दी। फिर मैं निकल पड़ा समुद्र की गहराइयों में क्ले बॉल ढूंढने। पर भैया जो कटा है ना मेरा कि मैं क्या बताऊं, तालाब का पूरा चप्पा चप्पा छान डाला पर मुझे एक क्ले बॉल नहीं मिला। तो निराशा और हताशा के साथ मुंह बना के घर को वापस आता हूं और मजबूरी में घर का जो बचा कुचा राशन होता है उसे बेचकर एमरल्ड खरीद लेता हूं। घर का राशन खत्म हो गया, लेकिन अभी भी एमरल्ड काफी नहीं थे। तुम लोग मुझसे एक सीख ले सकते हो कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चुप रहना भाई, बंद करना, तेरा बकवास बंद कर अभी। फिर मैं पहुंचता हूं दूसरे विलेज में। इसमें मुझे कुछ ब्रेड मिलती है और साथ ही डर्ट भी मिलती है, और यहाँ पर मुझे काफी सारी हेबिल्स मिली थी, तो इससे एमरल्ड ट्रेड करता हूँ। पर अभी भी एमरल्ड कम थे, ना जाने क्या गरीबी है। पता है तुझे, भिंडी 12 रुपए किलो हो गई है और गोभी 10 की। ये थोड़ा हाईवे से खाई की तरफ आ गया, तो माफ करना, मैं मुझसे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। तो इस विलेज में ज्यादा कुछ खास मिलता नहीं है, तो मैं निकल पड़ता हूँ दूसरे विलेज की तलाश में। तो थोड़ी देर बाद फाइनली मुझे एक और विलेज मिल जाता है। यहाँ पर मुझे कुछ हेबिल्स मिलती हैं और थोड़ी सी डर्ट भी मिल जाती है। और इस वाले घर पे आके देखता हूँ तो ये भाई फांसी लगा रहे थे। अब पता नहीं ये जिंदा था कि मर गया था, मैंने देखा भी नहीं। मैंने सोचा मरने दो, इस दुनिया का कुछ वजन ही कम पड़ जाएगा। खैर मुझे यहाँ काफी सारी हेबिल्स और मिली, और इस वाले चेस्ट में कुछ ब्रेड थे, और मुझे एक भाई साहब मिले जो मेरी वीट की खरीदारी करने में मदद करी, और यहाँ से मुझे अच्छे खासे एमरल्ड मिल जाते हैं। तो मैं अपनी ऊंट गाड़ी स्टार्ट करता हूँ और घर को आ जाता हूँ। और अभी मेरे पास टोटल 58 एमरल्ड हो चुके थे, तो आराम से मैं एफिशिएंसी की बुक ले सकता हूँ। और विलेज से मुझे अच्छी खासी डर्ट भी मिली थी। तो सबसे पहले अपने खेत को और बड़ा करता हूँ और उसमें गेहूं बो देता हूँ। तो अभी धीरे धीरे मेरा खेत बड़ा होता जा रहा था और गरीबी से मेरा रिश्ता नाता खत्म होता जा रहा था। और ये भाई बुक तो दे रहे थे, पर वो कहते हैं ना कि इंसान की जेब में जब पैसा आ जाता है तो उसे खर्च करने की और चुल बढ़ती है। तो फिर बस और क्या था, मैं लग गया फॉर्चून की बुक लेने के लिए। और हर बार की तरह टाइम लगा, पर फॉर्चून तो नहीं मिली, लेकिन फॉर्चून के बदले मुझे सिल्क टच मिल जाती है। और ये मेरे बजट में भी थी, पर अभी के लिए ले रहा हूँ, बाद में मुझे फॉर्चून की अवश्य जरूरत पड़ेगी। तो सुनो तुम लोग, मेरा प्लान बताता हूँ। पहले सिल्क टच पिकेक्स से डायमंड माइन करूंगा और उससे मुझे डायमंड का ब्लॉक मिल जाएगा। फिर फॉर्चून की बुक का जुगाड़ करके फॉर्चून को एक नई पिकेक्स में लगा के डायमंड माइन करूंगा, और डायमंड एक ही सेकंड में डबल। 25 दिन में करोड़पति। लेकिन जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें मत बता देना, ध्यान रखना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो अभी मैं बुक ले तो लूंगा, लेकिन उसे इंचेंट करने के लिए एनविल की जरूरत पड़ेगी, जो कि बनाने के लिए आयरन नहीं है। तो फिर एनविल बनाने के लिए ना जाने कितने आयरन गोलम की बलि चढ़ा दी, और अभी मेरे पास 33 आयरन हो चुके थे। तो मैं एक एनविल बना लेता हूँ और बड़े ही प्यार से आए हाय सिल्क टच लगा लेता हूँ और तैयारी वैयारी करके चल पड़ता हूँ माइनिंग के लिए। और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से थोड़ी देर बाद। तो गाइस अभी तुम लोग देख सकते हो भर भर के आयरन हो चुका है मेरे पास। और अभी मैं रिसोर्सेस कलेक्ट कर रहा हूँ एक्सपी फार्म बनाने के लिए, क्योंकि आयरन है मेरे पास ठोक के, पैसा है ठोक के। और इतने स्टोन में अपना एक्सपी फार्म भी बन जाएगा शायद। तो अभी मेरे पास एक्सपी फार्म बनाने के लिए सारी सामग्री तैयार है। तो ज्यादा शुभ मुहूर्त का इंतजार नहीं करेंगे और जारी करते हैं एक्सपी फार्म का काम।
तो गाइस फाइनली अपना एक्सपी फार्म बन के कम्प्लीट हो चुका है और भाई इसको बनाते टाइम इतने स्टोन की कमी पड़ी है कि तुम्हें मैं क्या बताऊं। तो भाई अभी मेरा सबसे इम्पोर्टेंट काम बाकी है नीदर पोर्टल बनाना और लकड़ी मिलने का बस मात्र यही एक रास्ता है और लकड़ी के बिना ना जाने कितने काम रुके पड़े हैं। और मुझे याद है मैं आगे वाले विलेज में गया था तो वहाँ काफी सारा लावा था, तो ऑब्सीडियन तो मुझे बड़े ही आराम से मिल जाएंगे। और जाने से पहले अपने सेखू और सकीरा को भोजन देता हूँ और फिर यहाँ से निकलने के लिए अपने केमल भाव को ढूंढने लगता हूँ। पर भाई हर जगह ढूंढ डाला, विलेज के चारों चक्कर काट लिए पर केमल भाव तो मिले ही नहीं। आखिर ये गया तो गया कहाँ था। लेकिन फिर मुझे ध्यान आता है कि विलेज में आने से पहले मुझे एक केमली भी तो मिली थी। कैसे समझाऊं, मेरा केमल भाव जो था वो था पुरुष, ठीक है समझ रहे हो ना। और जब मैं यहाँ से आया था तो मुझे एक और केमल मिला था और वो केमल थी महिला, तो इसका मतलब है मेरा केमल भाव उस केमली के साथ फरार हो गया। तो जिसको अभी भी समझ नहीं आया तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूँ। हमारे इंडिया का पड़ोसी देश पाकिस्तान, जहाँ से एक सीमा हैदर नाम की लड़की अभी कुछ ही दिनों पहले भाग के आई है, तो वही कांड किया है केमल भाऊ ने। तो फिर समझ जाओ। पता नहीं केमल भाऊ कहीं अपने देश के नीचे सतह पे तो नहीं चले गए, मतलब श्रीलंका में। तो फिर तुम लोग मेरे केमल भाऊ और उस केमली के लिए दुआ करना कि उन दोनों की जोड़ी सही सलामत रहे। लेकिन निकम्मे ने एक बार भी भंडारे के बारे में नहीं पूछा। खैर विलेज में पहुंचने के बाद मैंने अपने जरूरत के हिसाब से ऑब्सीडियन कलेक्ट करे और घर वापस आकर नीदर पोर्टल बनाया और एक फ्लिंट बना के जहन्नम का दरवाजा खोल दिया। वैसे अभी मेरा टाइम तो नहीं पूरा हुआ था, लेकिन फिर भी मुझे जाना पड़ा क्योंकि अब मुझे मिलने वाली थी बहुत सारी लकड़ियाँ। तो नीदर में पहुंचते ही देखता हूँ भैया यहाँ तो हाहाकार मची थी, तो इसे बंद करता हूँ और यहीं पर थोड़े गोल्ड के टुकड़े मिल जाते हैं तो रख लेता हूँ झोले में और साथ ही मुझे ग्लो स्टोन भी मिलते हैं। और फिर मैं जिस चीज के लिए इस नरक में आया था तो उसकी तलाश में निकल जाता हूँ और कुछ ही दूरी पर फाइनली मुझे पेड़ पौधे नजर आ जाते हैं। तो भर भर के चुन चुन की लकड़ियां इकट्ठी करता हूँ और अभी मेरे पास बहुत सारी लकड़ियां हो जाती हैं। फिर मैं क्राफ्टिंग टेबल का छोटा भाई फ्लेचिंग टेबल बनाता हूँ। फिर गांव वालों और गांव वालियों से बहुत सारी ट्रेड करता हूँ और उसमें मेरी बहुत सारी लकड़ियां भी खत्म हो जाती हैं। लेकिन भाई जरा देखो तो मेरे पास कितने सारे एमरल हो चुके हैं। इतने एमरल में तो उस फॉर्चून का पूरा खानदान खरीद लूंगा। तो तीसरी बार फिर से लग जाता हूँ विलेजरों से ट्रेड करने। हाँ ट्रेड करने। अब तीसरी बार भीख नहीं मांगनी क्योंकि अब मेरे पास बहुत पैसा है। देना होगा तो देगा, नहीं जूते मार के विलेज से बाहर कर दूंगा और दुनिया से आजाद कर दूंगा। खैर फॉर्चून से पहले मुझे शार्पनेस 2 की बुक मिल जाती है तो खरीद लेता हूँ। फिर भाई मैंने पता नहीं कितने घंटों तक लबड़ सबड़ करी, लेकिन फॉर्चून का तो कुछ अता पता नहीं चला और जो ही बुद्धि खराब हुई है कि क्या ही बताऊं। इसलिए मैंने कहा भाड़ में जाए फॉर्चून। ये भाई एफिशिएंसी की बुक दे रहे थे तो मैंने 3 एफिशिएंसी की बुक खरीद ली और भाई मेरे पास 2 अनब्रेकिंग 3 एफिशिएंसी हो चुकी थी। मैंने डबल इसलिए ले रखी थी कि सिल्क टच में तो एफिशिएंसी एंड ब्रेकिंग लगेगी ही, पर मेरी जो सपनों की रानी नहीं मिली थी बस वो मिल जाए तो उसमें ये दोनों बुक लगा दूं। खैर अभी सिल्क टच की पिकेक्स में एफिशिएंसी 2 लगा लेता हूँ और साथ ही अनब्रेकिंग 3 भी लगा लेता हूँ। पूरा अंबुजा सीमेंट की पिकेक्स बन चुकी है, सालों साल चलेगी। प्रमोशन। खैर अभी मेरा मूड खराब हो चुका है, मैं जा रहा हूँ बिना फॉर्चून के माइनिंग करने और डायमंड माइन करके लाते हैं यार। So now you guys can see I have 20 diamonds। ये कुछ अंग्रेजी में हो गया। तो अभी तुम लोग देख सकते हो 20 डायमंड्स हो चुके हैं मेरे पास और पहले के 5 डायमंड मिलाकर टोटल 25 डायमंड्स हो चुके हैं। तो अभी 3 ब्लॉक लगा के इसमें से 3 डायमंड माइन करूंगा और एक नई पिकेक्स बनाकर अनब्रेकिंग और एफिशिएंसी लगा लेता हूँ। यस आई एम पहलवान। तो गाइस अभी बड़े ही शर्मिंदगी के साथ फिर से कहना पड़ रहा है, अब फिर से फॉर्चून ढूंढना पड़ेगा। 2000 years later। तो गाइस फाइनली फॉर्चून की बुक मिल जाती है और जल्दी से मैंने एक बुक और 32 एमरल्ड की फॉर्चून खरीद लेता हूँ और मैं फॉर्चून वाले भाई साहब को थैंक यू के बदले ब्रेड दे देता हूँ। लेकिन ब्रेड देते ही ये कर लो पहले। तो गाइस अभी वो वक्त आ चुका है, अभी मैं निकालने वाला हूँ अपना काला धन जो अपनी कोठरिया में छुपा रखा है। ये रहे मेरे 25 डायमंड और इनको बड़े ही प्यार से बड़े ही आराम से आहा लगा देता हूँ और क्या ही सुकून मिलता है ऐसे डायमंड को देखकर। तो फिर इसी बात पे एक शायरी तो बनती है कि डायमंड माइन करते करते छूट गए पसीने, कि डायमंड माइन करते करते छूट गए पसीने और तुम लोग भाग गए वीडियो को देखकर बिना लाइक करे।